हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना क्लास। आज हम लोग रेलवे सीरीज करेंगे। रेलवे सीरीज में जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जैसे कि एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, ये जितने भी एग्जाम है या फिर ग्रुप डी हो गया, इन सभी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब में से जो क्रीम क्वेश्चन है, जो आपको आना ही चाहिए, जहां से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है बार बार, उन सभी क्वेश्चनों को कराया जा रहा है। तो यहाँ हम लोग एक तो रेलवे का पैटर्न समझ जाएंगे, यहाँ की रेलवे किस किस चैप्टर से, किस किस सेक्टर से, किस किस टाइप का क्वेश्चन उठाता है, कितना मात्रा में उठाता है। तो यहाँ हम लोग को ये फायदा हो जाएगा कि क्वेश्चन हमको समझ में आ जाएगा, यानी एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा। और जो जिसको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ गया, एग्जाम समझ में आ गया, उसके लिए एग्जाम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान हो जाता है ना जी। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है आपके लिए। एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। यानी कि एक शंकु है उसका आयतन और एक गोला है उसका आयतन, इन दोनों का आयतन आपस में बराबर है। तो बोला है कि शंकु तथा गोले के त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। देखिए एक तो पहले एक समझिए कि एक शंकु है ना जी, ये हो गया आपका शंकु, और इसका जो ऊंचाई है इसके त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये जो आर है एच के बराबर है। शंकु का जो त्रिज्या है ऊंचाई के बराबर है दिया है। तो इसका जो आयतन है, आयतन क्या होता है जी, यहाँ आर इक्वल टू एच दिया हुआ है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? हाँ। अब बोला है कि एक गोला है, क्या है? गोला, एक गोला है, ठीक है। और इस गोले का जो आयतन है, गोला का जो आयतन है वो इस शंकु के आयतन के बराबर में है। तो गोला का आयतन कितना होता है? गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? अच्छा देखिए, जब बराबर है तो पाई से पाई तो कट जाएगा। अब यहाँ आर का जो कंसेप्ट है समझिए, शंकु का जो आर है शंकु के एच के बराबर है। तो यहाँ क्यों ना हम इनको अदला बदली कर दे या फिर ऐसा कुछ करें ताकि पता चले कि आर को नहीं काटना है, क्योंकि आर का ही अनुपात पूछा है, त्रिज्या का ही अनुपात पूछा है। तो क्यों ना कुछ देर के लिए इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, नीचे से 3 कट जाएगा, यानी कि आर को हम एच लिख देते हैं। तो एच स्क्वायर और गुने एच कितना हो जाएगा जी? एच स्क्वायर और गुने एच, यानी कि एच क्यू होगा। अच्छा जी, और इधर 4r3, तो 4r3 ये क्या है? गोले का आयतन, गोले का त्रिज्या, और ये क्या है? शंकु का त्रिज्या। और इन्हीं त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो ये जो h है ये r के बराबर है, h जो है r के बराबर है। पहले क्या चाहिए? शंकु चाहिए, तो HQ। अच्छा जी, और बाद में क्या चाहिए? गोला, गोला का RQ इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 4/1 होगा ना जी। यहाँ सामने 4 है, इधर कुछ नहीं है, यानी कि 1 छुपा हुआ है गुना में। अब जैसे ही ये हटेगा इधर रूट चढ़ेगा ना जी, क्यूब रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? क्यूब रूट चढ़ेगा। तो यहाँ h इज टू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट क्यूब रूट 4 इज टू 1। यानी कि जो ये h है ये कितना के बराबर है? r है, किसका? शंकु का। शंकु का त्रिज्या भी है, जो h है, ये जो h है शंकु का त्रिज्या भी है, यानी कि त्रिज्या और r में कोई अंतर है नहीं, बराबर है। तो उसको हम कर लिया हमने। अब यहाँ ये आपका आंसर हो गया क्यूब रूट 4:1, यानी कि ये जो ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन और अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, हाई टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए एक बोला है कि एक बड़ा सा टावर है ना जी, और उसी के ठीक बगल में एक इमारत भी है। ठीक, जो इमारत है उसकी ऊंचाई 5 मीटर दिया हुआ है, दिया है इमारत की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर दिया हुआ है। अब बोला है कि इमारत के शीर्ष बिंदु से, इमारत के शीर्ष बिंदु से ये जो टावर है इसका ये जो शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण है,
वो है 60 डिग्री, यानी कि ऐसे एक त्रिभुज बनेगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, है ना जी। और दूसरी बात कि इसके पाद से, यानी कि जब इमारत के शीर्ष बिंदु से जब टावर की पाद बिंदु को देखते हैं तो यहाँ अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो जब यहाँ 30 डिग्री का बनेगा तो ये जो बिंदु होगा ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, होगा ना जी। और हमको आपको ये दिख रहा है कि जो इमारत है, ये इमारत ये 5 मीटर की, कितने की है, 5 मीटर की, ऊंचाई इसकी 5 मीटर है। तो ठीक जब यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, होगा ना जी। अच्छा जी, अब यहाँ से दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो ये वाला बन रहा है और दूसरा ये वाला, क्लियर है। अब जब ये 5 मीटर है तो इधर भी 5 मीटर है। तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है और इस त्रिभुज में थीटा का मान दिया हुआ है। थीटा बराबर कितना है जी, थीटा बराबर 30 डिग्री है जी। तो हम क्यों ना tan 30 डिग्री लेते हैं, tan थीटा लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना जी, लंब बटा आधार। और tan 30 डिग्री का मान जो है, tan 30 डिग्री का जो मान है वो कितना होता है, 1/√3 होता है ना जी। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो 1/√3 बराबर कितना दिया है, लंब ये हुआ और आधार नहीं पता है, 5 बटा आधार लिख देते हैं। अब जब 1 पर 5 है, हम आधार जब निकालेंगे तो इधर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, यानी कि आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, आधार बराबर हो जाएगा आपका 5√3 होगा। 5√3 यानी कि ये वाला हो जाएगा 5√3। जब ये 5√3 हो जाएगा तो ये भी 5√3 हो जाएगा, होगा। जब ये वाला 5√3 हो जाएगा तो ये भी 5√3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है कि जब दूसरा थीटा है, जो दूसरा थीटा है, यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ भी तो tan बराबर tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा, √3/1 होगा ना जी। tan 60 का मान √3/1 और लंब बटा आधार तो होता ही है। तो यहाँ जो है लंब बटे आधार बराबर √3/1। अब देखिए यहाँ आधार हमको पता है ना जी, जब 60 डिग्री वाला एंगल के साथ जा रहे हैं तो यहाँ आधार पता है कितना है, √5/5√3 है ना जी, 5√3। और बटे में क्या है, लंब नहीं पता है, लंब नहीं पता है। आधार कितना दिया है, आधार दिया है आपका 5√3 इक्वल टू कितना है, √3/1। अब यहाँ से लंब नहीं निकाल लेंगे, यहाँ से लंब बराबर कितना हो जाएगा जी, लंब बराबर हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा और ये 5, 5 3 15 होगा, लंब बराबर 15। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो दे दिया 15 मीटर है और यहाँ से यहाँ 5 है। तो अब हमारा पूरा जो टावर है 15 मीटर और प्लस 5 मीटर, यानी कि 20 मीटर की ऊंचाई पर 20 मीटर की ऊंचाई लेकर बैठा हुआ है अपना टावर। यानी कि टावर कितना ऊंचा है जी, 20 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, छापिए। अगला प्रश्न है, यदि थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है तो 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर दिया जाए तो लाल और हरी गेंदों का नया अनुपात 5:6 हो जाता है। थैले में हरी गेंदें कितनी। आइए रेशियो से प्रश्न है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए लाल है और हरा है ना जी, लाल और हरा दो प्रकार का गेंद है और इन दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है ना जी वो दिया है 4:9। कितना दिया है जी, 4:9। आगे बोला है कि लाल में ऐड कर रहा है, लाल में ऐड कर दिया तो अनुपात तो चेंज होना ही था। अच्छा जी, जब ये अनुपात में है तो इसको संख्या बना ले, पहले इसको संख्या में बना लेते हैं। यानी कि मान लिया हमने कि 4x ये हो गया लाल और 9x ये हो गया अपना हरा वाला गेंद, इन दोनों का अनुपात 4:9 है। तो जब ये 4x और बटे में 9x थे, ये लाल है ठीक है और ये हरा है, ये लाल है और ये हरा है। बोला है कि लाल वाले में 7 को ऐड कर दिया, कर दिए 7 को ऐड। तो जो नया अनुपात बन रहा है
नया जो अनुपात बन रहा है वो अनुपात 5:6 बन रहा है। यानी कि हमने जब अनुपात पढ़ाया आपको तो बताया कि अनुपात के मतलब बराबर भी होता है, बटा भी होता है और भागा भी होता है, बताया होगा। अभी अनुपात समानुपात जब पढ़ा रहे थे, या फिर इसको आप याद कर लीजिए जो नए हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं क्लास, उन लोगों के लिए भी, कि अनुपात का मतलब बटा भी होता है, भागा भी होता है, बराबर भी होता है। अच्छा जी, तो ये क्या हो गया, 5:6 हो रहा है, यानी कि 5/6 हो जा रहा है। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, अपना निकल कर आ जाएगा। आइए देखिए, तो गुना हो जाएगा तिरछा तिरछी, 24x प्लस 42 इक्वल टू 45x। ये वाला उधर जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा ना जी। तो जब 24x 45 की तरफ जाएगा और घटेगा तो क्या बचेगा, 21 बचेगा। और इधर क्या है 42, 21 से कट जाएगा 2 बार में, यानी x का जो वैल्यू है, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। अब बताइए यहाँ पर हरा वाला जो है, हरा वाला जो गेंद है उसका अनुपात कितना था, 9 था, यानी कि संख्या कितना था 9x, तो x का वैल्यू कितना है 2, 9 दूनी 18, यानी कि हरा वाला जो गेंद है, हरा वाला जो गेंद है वो थैले में 18 है। कितना है 18। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, डी, ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा। नोट कीजिए इसको, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, यदि 17 मीटर कपड़े का मूल्य 77.5/7 रुपया है तो प्रति मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। देखिए तो बोला है 17 मीटर कपड़ा है, कितना है 17 मीटर, और इस सॉरी और इस 17 मीटर कपड़ा का जो मूल्य है 77.5/7 रुपया में। अच्छा जी, एक बात बताइए, इस 77.5/7 का जो मूल्य होगा कितना हो जाएगा जी, 749, 9 5 जोड़ देंगे ना, 544 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 49, हाँ जी 4, हाँ ठीक, 544/7। ये कितने का रूप है, क्या 17 मीटर का मूल्य है। अब बोला है ना कि प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर पर आपको निकालना है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा। बस इस 1 से भाग करना है और 17, 1 से गुना करना है और 17 से भाग करना है, तिरछा तिरछी करेंगे, यहाँ 1 से गुना और ये आपका 17 नीचे आ जाएगा। यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, मीटर से मीटर कट जाएगा, है ना जी। और ये देखिए तो 17 से कटेगा, 17 3 51, 17 दूनी का 34, है ना जी। यानी 1 मीटर पर 32/7 रुपया आ गया। कितना आ गया जी, 32/7 रुपया। अब बताइए, जब 32/7 आ गया, प्रति मीटर पूछा है तो या तो 32/7 आंसर होगा, ऑप्शन में नहीं है। आइए इसको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, तो 32/7 को जब काटेंगे, 7 चौके 28 और 4 और 7, यानी कितना आ जाएगा जी, 4.4/7 रुपया प्रति मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, होगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ये आंसर होगा। नोट कीजिए, समझ में आया। चलिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है। 1:5 मतलब 1:5। हाँ जी, देखिए 1:5 अनुपात में है, अब इसको दशमलव में दर्शाना है। अभी हमने जस्ट इसके पहले 1 या 2 क्वेश्चन पहले अभी हमने आपको बताया कि अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात जो होता है, अनुपात जो होता है इसका मतलब बराबर भी होता है। क्या होता है, बराबर। अच्छा जी, बटा भी होता है, बटा भी होता है, और साथ ही साथ भागा भी होता है ना जी। इन 4 चीजों को हमने अभी बताया। ठीक पीछे क्वेश्चन में, अभी 2-3 क्वेश्चन में हुआ, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी था। इसको दशमलव में ले जाना है। दशमलव में कब जाता है जी, पहले भिन्न में जाता है, और भिन्न को ही दशमलव में बदला जा सकता है। तो जो अनुपात है, अनुपात तो भिन्न में भी जा सकता है, यानी कि 1/5 भी लिख सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। 1:5 का मतलब 1/5 भी हो जाएगा। तो जब 1/5 हो गया, अब इसको भाग करेंगे, भागा तो है ना जी, या फिर इसको भाग करेंगे जब, तो कितना से जाएगा, ये 1 में 5 से जब भाग करेंगे तो 0 लेकर दशमलव लगाएंगे, 2 बार में कट जाएगा, कटेगा ना जी।
यानी कि इसका जो भिन्न दशमलव का मान होगा, दशमलव का मान 0.2, ये आपका आंसर होगा। इससे आसान, इससे छोटा क्वेश्चन रेलवे के इतिहास में कुछ दूसरा नहीं हो सकता है ना जी। अब इससे क्या होगा, बोल रहा है कि 1 में 5 से भाग लगाइए और आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर सी। अब ये वाला क्वेश्चन भी अगर किसी से गलती हो जाता है ना, ये वाला क्वेश्चन भी अगर गलत मार देते हैं आप, तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि हाँ हम किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए नोट कीजिए, इसको तो बताना भी नहीं चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न है, किशन ने एक निश्चित गति से 120 किलोमीटर की दूरी की यात्रा साइकिल से की। यदि वह हर घंटे 2 किलोमीटर धीमी गति से साइकिल चलाता है तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे का अधिक समय लगता है। किशन ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटे से चलाई? आइए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। पहली बात तो ये समझते हैं कि अगर हमारा चाल धीरे होगा, कम होगा, तो समय अधिक लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी दूरी को हम जा रहे हैं, कोई भी दूरी हो, जैसे मान लीजिए अगर कहीं 10 किलोमीटर की दूरी है और 2 किलोमीटर के हिसाब से जा रहे हैं, 10 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएंगे तो हमारा जो समय होगा 5 घंटा होगा, है ना जी। समय कितना होगा? 5 घंटा। लेकिन उसी दूरी को, सेम दूरी को, 10 किलोमीटर की ही दूरी को अगर हम चाल को कम कर लेते हैं, यानी कि 2 था 1 कर लेते हैं, अब जो हमारा समय होगा वो अधिक हो गया कि नहीं हो गया? 10 घंटा हो गया। यानी कि समय दिख रहा है ना जी। अगर चाल कम होगा, चाल कम होगा तो समय अधिक लगना ही लगना है। तो अपना क्वेश्चन जो है ये वाला जो क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार का है। बोल रहा है कि 120 किलोमीटर की दूरी है। दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर की। अच्छा जी, अच्छा। और दूसरा क्या बोला है कि चाल दिया है 2 प्रकार का। चाल कितना है? 2 है। एक तो अधिक वाला और दूसरा जो है उससे 2 कम है। तो चाल तो मान लेते हैं, किसी को मान लेते हैं। हम मान लेते हैं पहला जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है ना जी, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो दूसरा चाल है वो x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धीमी वाली हो गई, है ना जी, ये धीमी वाली चाल हो गई। चलिए अब यहां पर इसी दूरी को जब धीमी गति से जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा, अधिक लगने वाला है। और उसी दूरी को जब अधिक चाल से जाएगा तो समय कम लगने वाला है। और इन दोनों समयों का टाइम का जो अंतर है, टाइम का जो अंतर है वो आपको दिया है 3 घंटा। कितना दिया है जी? 3 घंटा। अब इसी को सॉल्व करना है, ये अपना आ जाएगा। देखिए 120 किलोमीटर की दूरी है, 120 किलोमीटर की दूरी है और धीमी गति से जब जाता है यानी कि x माइनस 2 की चाल से जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ तो यहाँ क्या बचेगा? टाइम बचेगा, यानी कि ये तो घंटा हो गया ना जी। तो 120 बटा x माइनस 2 घंटा, x माइनस 2 घंटा हो गया। अच्छा जी। और जब उसी 120 किलोमीटर की दूरी को जब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो यहां जो अपना टाइम बचेगा वो कितना हो जाएगा? 120 बटा x घंटा हो जाएगा, 120 बटा x घंटा हो जाएगा। अब ये जो टाइम है ये अधिक है क्योंकि चाल इसका कम था, ये जो टाइम है कम टाइम है क्योंकि इसका चाल कम था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन दोनों का अंतर जो है 3 घंटा दिया हुआ है। बस इसी को सॉल्व करना है, उसके बाद हमारा अपना आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ जब तीसरा तीसरी गुना होगा, यहाँ जब तीसरा तीसरी गुना हो जाए तो 120 x हो जाएगा। और यहाँ जब इधर गुना होगा साथ में h है जी, h को कॉमन कर लेते हैं यहाँ से भी यहाँ से भी, तो यहाँ h बाहर चला जाएगा और इधर तो h है ही, इधर h है, कट जाएगा। इसको h को दोनों को बाहर कर लेते हैं ना जी, तो यहाँ से h खत्म हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब यहाँ क्या होगा कि 120 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा जी? 120 x माइनस 240। क्लियर है? अच्छा। और साथ ही साथ बटा में क्या हो जाएगा जी? x माइनस 2 लघुत्तम है ना जी, इंटू x। अच्छा बराबर में कितना रहेगा? 3। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? बटा में एक तीसरा तीसरी गुना होगा। अब यहाँ हो जाएगा, जब घटेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 120x और ये 120x, क्या बचेगा? प्लस में ये माइनस जो है यहाँ जाएगा तो प्लस होगा, 240 हो जाएगा। और बराबर में क्या हो जाएगा? ये गुना करेगा ना तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर और यहाँ 2x हो जाएगा, माइनस में तो 3 दूनी क्या 6x।
अब यहां भी हम अपना क्या कर सकते हैं कि 3 को कॉमन कर सकते हैं। तो जब 3 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कटेगा यहाँ तो 3 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x² माइनस 3x, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ x² और माइनस 2x, अब बराबर यहाँ कितना हो जाएगा जी 80। क्लियर है। अब ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। क्या आ गया? द्विघात समीकरण, यानी कि x² माइनस 2x बराबर 80 हुआ। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इसको बराबर के इधर लाएंगे दूसरे तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 8 दहिया 80 होता है, x² माइनस 10 कर लें, हाँ जी 10x और प्लस 8x गुना करेंगे, माइनस में 80 हो जाएगा और माइनस 80 बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा जी 10। ये अपना आंसर हो जाएगा, x बराबर 10, क्योंकि ये माइनस में है, कॉमन हो जाएगा, इधर ये तो जाएगा दूसरी तरफ तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि घटेगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 80 आ जाएगा माइनस में। यानी कि ये जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी वास्तविक चाल थी। एक्स का वैल्यू अगर वो पूछता कि उसकी धीमी गति वाला चाल पूछता कि 2 किलोमीटर कम करने के बाद उसकी चाल कितनी है, तो 8 हो जाता, 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता, यानी ये जो चाल है वास्तविक चाल है, x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नोट कीजिए इसको थोड़ा सा ऊपर से इधर अलग कर लीजिए, ठीक है, हाँ जी ठीक है, नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आइए, अच्छा समचतुर्भुज कैसा होता है जी? समचतुर्भुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं ना जी, जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो, लेकिन शर्त यह है कि उनका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री ना हो, है ना जी। शर्त यह है कि उनका एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं हो या तो 90 से कम हो या फिर 90 से अधिक हो, है ना जी। ये हो गया 25, ये भी 25, तो ये भी 25 होगा, ये भी 25। अच्छा एक विकर्ण दिया है, एक विकर्ण कितना दिया है जी 14, एक विकर्ण 14, ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 मीटर का है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, इसको अलग लिख लेते हैं 14 मीटर में। अच्छा जी दूसरा विकर्ण होगा, अब यहां पर इस एक को देखा जाए तो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल, ठीक है, जिसका विकर्ण जो है 25 मीटर है, विकर्ण कितना है 25 मीटर है और आधार कितना है 14 मीटर है। 14 है तो इसका आधा ना जी, 14 पूरा ना जी, यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। अब ये हमारा पता चल जाए, ये यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा टोटल। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 1/2 और पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण बटा 2। तो ये निकालना है, तो ये राइट एंगल त्रिभुज हो गया, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट में जाएगा ना जी। जब ये घटेगा तो कितना बचेगा 6 7 और 5 576 और टूटेगा तो कितना हो जाएगा जी 24, कितना हो जाएगा 24, यानी कि इसका जो वैल्यू आ गया 24 आ गया, यानी कि ये वाला जो है यहाँ से यहाँ 24, तो ये तो दोनों 24 जुट के कितना हो जाएगा, ये 14 नहीं, यहाँ से यहाँ 7 होगा ना, यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 7, यानी टोटल 14, ये कितना हो जाएगा जी 48 हो जाएगा। यानी कि पहला जो विकर्ण है वो कितना है, ये आपका 14 है और दूसरा जो है ये कितना आ गया, दूसरा आ गया आपका 48। तो क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर पहला विकर्ण और गुना दूसरा विकर्ण और बटा 2, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण बटा 2, ये कट जाएगा, गुना कर लीजिए 336 मीटर में ना जी वर्ग मीटर, 336 मीटर स्क्वायर, हाँ जी ये हो जाएगा आपका आंसर 336 वर्ग मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए।
समझ में आया? चलिए चैप्टर